जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। इसी साल फरवरी में जब सरकार ने सूचना तकनीकी कानून के तहत सोशल मीडिया की सामग्रियों से संबंधित नए प्रावधान लागू करने की घोषणा की थी, तभी यह साफ था कि इसमें निजता के मामले को लेकर कई सवाल उठेंगे। हालांकि सरकार का अब भी यह कहना है कि नए नियमों से आम लोगों की निजता का कोई हनन नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया कंपनियां और ख़ासतौर पर व्हाट्सएप ने जिस तरह इसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, उससे एक बार फिर निजता का सवाल विवाद के कटघरे में खड़ा हो गया है। हालात यह है कि इस मामले पर सरकार और सोशल मीडिया कंपनियां टकराव की मुद्रा में है। व्हाट्सएप का कहना है कि सरकार कानून के जिन प्रावधानों को लागू करने जा रही है उससे लोगों की निजता सुरक्षित नहीं रहेगी। इस मामले पर व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं कुछ दिन पहले फेसबुक ने यह घोषणा की थी कि वह भारत के सूचना तकनीक कानून में दर्ज प्रावधानों का अनुपालन करेगा। इससे कुछ देर के लिए लगा था कि संभवतः सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच कोई समझ बन रही है और कोई बीच का रास्ता निकलेगा, लेकिन अब व्हाट्सएप के ताज़ा रुख से मामला उलझता दिख रहा है। अब सरकार ने डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों को नए नियमों के अनुपालन का ब्यौरा देने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। दरअसल पूरे मामले में एक अहम पक्ष यह सामने आया है कि नए प्रावधानों के अमल में आने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले लोगों की निजता किस हद तक सुरक्षित रहेगी। आशंका जताई जा रही है कि सरकार कुछ परोक्ष रास्तों से लोगों की निजता और अभिव्यक्ति को निगरानी के दायरे में लाना चाहती है, लेकिन सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि नई व्यवस्था में सिर्फ वैसे संदेशों के स्रोत का पता लगाने की बात है जिनसे हिंसा या अव्यवस्था फैलती है, देश की संप्रभुता को खतरा पैदा होता है या फिर अवांछित यौन या अश्लील सामग्रियों का प्रसार होता है। अब से पहले भी यह संभव रहा है, बस उसके लिए सरकार विशेष अधिकारों का प्रयोग करती रही है। लेकिन अब व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर या दूसरी डिजिटल मीडिया कंपनियों को सरकार इससे संबंधित ब्यौरे को सुरक्षित रखने के साथ साथ शिकायत और रिपोर्ट को लेकर एक ठोस तंत्र बनाने की बात कह रही है। पिछले कुछ समय से व्हाट्सएप अपने उपयोगकर्ताओं के लिए नए निजता नियमों को लेकर जिस तरह से स्वीकार्यता मांग रहा है, उस पर भी यही सवाल उठे हैं कि इससे लोगों की निजता जोखिम में रहेगी। मगर अब व्हाट्सएप भारत के नए कानूनी प्रावधानों को निजता के लिहाज से सुरक्षित नहीं बता रहा है। इस जद्दोजहद में यह लगभग साफ है कि संवेदनशील मामलों की जांच या उन पर नज़र के रास्ते एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें चंद असामाजिक तत्वों की बेजा गतिविधियों के चलते सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले तमाम लोगों की निजता शायद जोखिम में रहे। जाहिर है आपत्तिजनक की परिभाषा सरकार तय करेगी और उसकी नज़र में जो सामग्री इस दायरे में होगी
उस पर नज़र रखने के जरिए एक नई व्यवस्था बनेगी। इसमें क्या गारंटी है कि निगरानी के दायरे में साधारण लोगों की निजता के बाकी हिस्से नहीं आएंगे? ऐसी स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के क्या लोगों की अभिव्यक्ति के अधिकार सीमित नहीं होते चले जाएंगे? इसलिए नई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चोट नहीं पहुँचे और लोगों की निजता के हक भी रक्षा हो। पैरा, इस वक्त जब कोरोना की श्रृंखला तोड़ने के लिए टीकाकरण अभियान में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है और अपेक्षा की जा रही है कि इसमें चिकित्सा कर्मी सक्रिय योगदान देंगे, तब इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वाभाविक रूप से ध्यान खींचती है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना की जंग में फिसड्डी साबित होने को लेकर उत्तर प्रदेश पर लगातार अंगुलियां उठती रही हैं, मगर वहां के स्वास्थ्यकर्मी अपने कामकाज के तरीके में सुधार लाने के बजाय जैसे पुरानी रॉ में ही चलते रहे हैं। इसी का ताज़ा उदाहरण सिद्धार्थ नगर के एक टीकाकरण केंद्र पर पहली खुराक में कोविशील्ड लगवा चुके 20 लोगों को दूसरी खुराक के रूप में कोवैक्सीन लगा देने का मामला है। गनीमत है कि इनमें से सभी लोग स्वस्थ हैं, उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया है, मगर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि टीकाकरण केंद्र पर तैनात कर्मचारियों से यह लापरवाही हुई कैसे? पिछले महीने शामली में भी 3 महिलाओं को कोरोना टीके की जगह कुत्ते के काटने पर लगाया जाने वाला एंटी रेबीज टीका लगा दिया गया। तब उस मामले पर लीपापोती करके रफा दफा कर दिया गया था। पैरा, कोरोना का टीका लगवाने के बाद लोगों को एक पर्चा दिया जाता है जिस पर टीके का विवरण दर्ज होता है। दूसरी खुराक लेते वक्त वह पर्चा चिकित्सा कर्मियों को दिखाना पड़ता है ताकि उन्हें अंदाजा लग सके कि पहले उन्होंने कौन सा टीका लिया था। नियमतः टीके की दोनों खुराक एक ही कंपनी की लेनी होती है, मगर हैरानी की बात है कि सिद्धार्थनगर के जिस केंद्र पर 20 लोगों को अलग टीके लगा दिए गए उसमें इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? ऐसा नहीं माना जा सकता कि वहां तैनात कर्मियों को टीकाकरण संबंधी नियमों की जानकारी न रही हो। शामली के मामले में जब 3 महिलाओं को एंटी रेबीज टीका लगा दिया गया, तब प्रशासन ने तर्क दिया था कि महिलाएं गलती से कोरोना के बजाय एंटी रेबीज केंद्र में पहुंच गई होंगी, मगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर वही तर्क नहीं दिया जा सकता। यह एक सामान्य बात है कि जब भी कोई व्यक्ति टीका लगवाने पहुंचता है तो वहां तैनात कर्मचारी उसका विवरण दर्ज करते हैं, उससे पहली खुराक के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर ऐसा कैसे हुआ कि 20 में से एक भी व्यक्ति से ऐसी जानकारी लिए बिना टीकाकरण कर दिया गया? पैरा, यह समझना मुश्किल नहीं है कि सरकारी अस्पतालों, खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जिस तरह स्वास्थ्यकर्मी इलाज वगैरह के मामले में लापरवाही और मनमानी करते देखे जाते हैं, उनकी वही आदत टीकाकरण के मामले में भी प्रकट हुई। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि उस केंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी तरफ से तर्क गढ़ लिया होगा कि दोनों टीके चूंकि कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए ही लगाए जा रहे हैं, तो कोई भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही तर्कों के आधार पर कई जगह पशुओं की दवाइयां आदमियों को देने के मामले भी उजागर हो चुके हैं। कोरोना टीके को लेकर
अब भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी समुदायों आदि में भ्रम की स्थिति है, उससे पार पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में कुछ चिकित्सा कर्मियों की मनमानी और लापरवाही इस अभियान में और बाधा खड़ी कर सकता है। पूर्ण विराम।